जोड़ी नंबर 1। नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा और आप जुड़ चुके हैं न्यू इंडिया के साथ। स्वागत है आप सभी का जोड़ी नंबर 1 में। जी हां, जोड़ी नंबर 1 एक ऐसा मंच जहां हम मिलते हैं ऐसी जोड़ियों से जो रिश्तों की परिभाषा को नया अर्थ देते हैं। आज की जोड़ी सिर्फ भाई नहीं, दोस्त हैं, साथी हैं, संघर्ष और सफलता के हमसफर भी। एक ऐसे जनसेवा में रचे बसे कांग्रेस नेता तरुण विजय, जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े छात्र राजनीति से निकलकर जनप्रतिनिधि बने, और दूसरे हैं आशीष विजय, जो शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित, प्रबंधन में माहिर और परिवार के सपनों को आकार देने वाले कर्मशील व्यक्ति। एक भाई। दोनों की खासियत यह है कि न सिर्फ बचपन बल्कि जवानी के दौर में भी 12 से 14 घंटे रोजाना साथ रहते हैं। आज भी परिवार, समाज और मूल्यों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान में भाईचारे की मिसाल हमारे जोड़ी नंबर 1 तरुण विजय और आशीष विजय से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तरुण जी, बातचीत हम शुरुआत करते हैं बचपन से, क्योंकि बचपन का जो दौर होता है सबसे प्यारा होता है और ऐसा जहां पे बहुत सारी यादें होती हैं, सबसे निराला होता है बचपन। तो बचपन की कोई ऐसी याद जो आज भी आप भूल नहीं पाए हैं? तरुण जी। जैसा पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने आपका पिछला एपिसोड भी देखा, जोड़ी नंबर 1 चावला दंपति का। आपने आज हमें यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए पहले मैं आपका दिल से आपका आभार। जैसा कि आपने पूछा, मुझे मेरे बचपन में बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो यादगार बात है जो आपने पूछी है, मुझे भी बचपन में क्रिकेट खेलने का शौक था। हम जब छोटे थे तो भाई भाई भी और आस पड़ोस के साथी क्रिकेट खेलते थे। एक बार क्रिकेट खेलते हुए आशीष जी बॉलिंग कर रहे थे, मैं बैटिंग कर रहा था। मेरे शॉट से आशीष जी की आंख पे लग गई। उस दिन मैंने ये संकल्प किया कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। वो और आज का दिन है, मैंने कभी भी क्रिकेट नहीं खेला, क्योंकि मैंने उस दिन संकल्प किया था कि मैं कभी भी क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो आज मैं जब अनेकों कार्यक्रमों में जाता हूं तो मुझे वो बात जरूर याद आती है। उसके बाद कई बार हम लोगों ने कोशिश भी की कि आप क्रिकेट खेलें, लेकिन नहीं, ये क्रिकेट नहीं खेले। जबकि मैं आपको बताऊंगा साहब, मैं कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन इन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। लेकिन टूर्नामेंटों के अंदर ओपनिंग बैट जरूर घुमा के करते हैं। ठीक है। चलिए आशीष जी, एक सवाल मेरे जहन में बार बार आता है कि आप तरुण जी को अक्सर मैंने सुना है आप कहते हैं प्रधान जी। तो ये प्रधान जी क्यों कहते हैं? जैसा मैं बताना चाहूँगा कि बचपन में जब हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के यहाँ जाया करते थे, तो वहाँ पड़ोस में एक अंकल थे, वो मुझे हमेशा गंगानगरी कह के पुकारते थे। अच्छा, गंगानगरी, क्योंकि उस टाइम डिस्ट्रिक्ट गंगानगर था जी, और तरुण भैया को वो प्रधान जी कहा करते थे। अच्छा अच्छा। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप तरुण भैया को प्रधान जी क्यों बोलते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि तरुण भैया कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति है, इसलिए मैं इनको प्रधान जी बोलता हूँ। ठीक है। उस दिन से आज तक मैं भी इनको प्रधान जी कहकर ही बुलाता हूँ। और आपको बताना चाहूँगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, वो भी कई बार बड़े पापा की जगह प्रधान जी आ गए, प्रधान जी आ गए। ठीक है, क्या बात है। चलिए तरुण जी, आपसे एक सवाल, क्योंकि देखिए ये जो पूरी जो सवाल जवाब जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पूरे 2 भाइयों पर केंद्रित है। 2 भाइयों की जोड़ी आज हमारे साथ हम बात कर रहे हैं। तो जैसे आप दोनों ज्वाइंट फैमिली में हैं और बच्चों की परवरिश, आपके भी 2 बच्चे हैं, आपके भी 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे परिवार में हैं। तो बच्चों की परवरिश में आप दोनों किस तरह भूमिका निभाते हैं? तरुण जी। जैसा कि आपने कहा कि आप बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा छोटा भाई है, ये भी बहुत बड़े बिजनेस से जुड़ा हुआ है। हम अपने बच्चों को जो टाइम देना चाहिए वो टाइम नहीं दे पाते, लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरी पत्नी बच्चों को समय देते हैं और हम भी प्रयास करते हैं जैसे भी हमें कोई समय मिलता है।
लेकिन मैं कहूँगा कि सही परवरिश जो है बच्चों की वो हमारे माता पिता और उनके बच्चों की माता कर रही है। हम दोनों भाई उनको समय नहीं दे पाते। आशीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जैसा भैया ने आपको बताया कि मैं कॉलेज से जुड़े होने के कारण मॉर्निंग में जल्दी निकल लेता हूँ। तरुण भैया पॉलिटिकली अपने काम से बाहर निकल लेते हैं सुबह जल्दी, और लेट नाइट हम लोग घर पे पहुँचते हैं। तो अभी तक इतने वर्षों में हमें बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आई है, क्योंकि मदर फादर और बच्चों की मदर बच्चों को अच्छी परवरिश कर रहे हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। चलिए तरुण जी, बचपन की कोई बात हम करते हैं, क्योंकि बचपन में जैसे मैंने पहले कहा कि वे निराला होता है, बचपन सबसे खास दौर होता है व्यक्ति के लिए। आप दोनों भाई साथ रहते थे, साथ रहते हैं, तो परिवार में ज्यादा डांट किसको पड़ती थी माता पिता की तरफ से आप दोनों में? साहब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि डांट किसको ज्यादा पड़ती थी किसको कम पड़ती थी। मैं तो केवल ये कहूंगा कि हमारे माता पिता जो गलती करता था उसी को ज्यादा डांट पड़ती थी। कभी ऐसा नहीं होता कि गलती आशीष करे डांट मुझे पड़े, या मैं गलती करूं उसकी डांट आशीष को पड़े। तो जो गलती करता था उसी को ज्यादा डांट पड़ती थी। तो गलती कौन करता था ज्यादा? मैं तो कहूंगा आशीष मुझसे छोटा है, छोटा जो होता है वो बड़ा लाडला होता है, तो छोटे से ही ज्यादा गलती होती है। तो आशीष को ही मेरा मानना है कि ज्यादा डांट पड़ती थी। आशीष जी, एक सवाल आपसे कि माता पिता के साथ किसका जुड़ाव ज्यादा है आप दोनों में? देखिए बस मेरे मदर फादर भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, और ऐसा कभी हमें महसूस ही नहीं हुआ कि भैया का ज़्यादा जुड़ाव है या मेरा जुड़ाव है। हम दोनों का ही एकदम बराबर जुड़ाव है, उनका भी हमारे साथ बराबर का जुड़ाव है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कह दूं कि मेरे साथ ज़्यादा जुड़ाव है या तरुण भैया के साथ है। तो मुझे कभी माता पिता को आप दोनों में से किसी का एक पक्ष लेते देखा? आमतौर पर ये सवाल इसलिए है कि आमतौर पर सभी घरों में क्या होता है कि बड़े को ज़्यादा मम्मी प्यार करती है, पापा ज़्यादा प्यार करते हैं, छोटा कहता है कि नहीं जी उसको ज़्यादा करते हैं। तो घर में कोई ऐसा रहा कभी? जैसा मेरे मदर भी और मेरे पिताजी दोनों ही शिक्षक हैं, तो मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे पिताजी मेरा पक्ष कर रहे हैं या आशीष का कर रहे हैं, मेरी मदर मेरा पक्ष कर रही है आशीष का। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में हमारे मदर फादर जो सही है उसका पक्ष करते हैं। ऐसा कभी नहीं है कि गलत के साथ खड़े हों। चलिए ये बता दीजिए कि राजनीति में आने का फैसला किसका था और क्यों था? जैसा राजनीति में आने का फैसला मेरा खुद का था, और मैंने क्यों आया, क्योंकि मेरे पिताजी भी राजनीति से जुड़े हुए थे। मैंने छोटी सी उम्र में ही अपने पिताजी को राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हुए देखा, तो मेरे को उनसे प्रेरणा लेके मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया। तो सवाल तरुण जी आपके लिए यह लगा था, छात्र राजनीति के दौर की कोई रोचक घटना हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि छात्र राजनीति में जब उस समय आपकी छोटी उम्र थी और आप उपाध्यक्ष चुने गए थे बहुत ही अच्छे मतों से, तो कोई भी ऐसी घटना जो आपको आज भी गुदगुदाती है कि यार वास्तव में वो समय बहुत बेहतर था, आज वो समय नहीं है? जैसा छात्र राजनीतिक जीवन की बहुत सी रोचक बातें हैं, तो लेकिन कोई एक घटना बताइए। मुझे एक घटना जो है बड़ी याद आती रहती है। जब पहले जिले में एकमात्र ही कॉलेज होता था, एनएमपीजी कॉलेज, नौ और बादरा, पूरे जिले के छात्र, बड़ी संख्या में छात्र संख्या होती थी। उस टाइम में बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पहले डिस्क के कनेक्शन, केबल के कनेक्शन नहीं होते थे। मनोरंजन का एक ही साधन होता था, वो पिक्चर हॉल होते थे। उस टाइम जब हम कॉलेज जाते थे तो हमें छात्र घेर लिया करते थे, क्योंकि पहले मूवी में क्या होता था, जो हम छात्र संघ कार्यकारिणी होती थी, हम एक पर्ची बना के देते थे। जैसा अच्छा, पर्ची सिस्टम, पहले पर्ची सिस्टम आशीष सिनेमा, विजय सिनेमा, दिनार सिनेमा, ये तीनों सिनेमा होते थे। इसमें हम जो भी स्टूडेंट फिल्म देखने जाना चाहता था वो हमें कॉलेज में जाती घेर लिया करते थे, पर्ची बना के देते थे, उनको फ्री में पिक्चर देखने का मौका मिलता था। आज भी जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो हमें वो बात जरूर याद आती है। उस बात को हम कभी भूल नहीं पा रहे। चलिए, पार्षद के तौर पर बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आप? जैसा जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैं पहले तो मेरे वार्ड वासियों का हमेशा ही धन्यवाद देता रहूंगा कि उन्होंने मुझे 60 वार्डों में सबसे ऐतिहासिक जीत मेरी हुई थी। जब मैं जीता तो मेरे मन में एक प्रण था, क्योंकि मेरा वार्ड एक
कच्ची बस्ती के अंतर्गत आता था। और मेरे वार्ड में अनेकों सड़कें, मैं तो कहूँगा आजादी के बाद से भी ऐसी कई सड़कें थी जो बनी हुई नहीं थी, कच्ची थी जहाँ साहब। तो मैंने एक प्लान तैयार किया कि वार्ड में सड़कों को लेके, फिर समस्या आई नालियों को लेके, फिर लाइट की समस्या आई थी, इसके अलावा पानी की भी बहुत बड़ी समस्या थी। फिर मेरे वार्ड में पार्क नहीं था, लाइब्रेरी नहीं थी। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो प्लान तैयार किया उस प्लान पे काम किया। मुझे आज ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि आज मेरे वार्ड में कोई भी काम अधूरा नहीं है। इसके लिए मैं मेरे वार्ड वासियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी मुझे आके बताया, मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं वार्ड के लोगों के लिए, जो लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है, उस विश्वास पे खरा उतरूं। चलिए, कांग्रेस से जुड़ा एक सवाल है कि आपने कांग्रेस पार्टी की राजनीति की है शुरू से, तो कांग्रेस की सबसे बड़ी खासियत क्या लगी? कौन सी ऐसी विचारधारा जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती रही? जहाँ साहब, मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि देखिए, देश को आजादी दिलाने के अंदर में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस की आजादी के, देश की आजादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत के अंदर, जिस देश के अंदर सुई तक नहीं बढ़ती थी, आज हवाई जहाज कितना विकास हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था। मैं माननीय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर भी पूरे देश में जन जन गांधी के विचारों को जन जन पहुंचाने का जो जिम्मा है, उसका जिले का जिम्मा मुझे दिया। इन विचारधाराओं से प्रभावित होकर ही मैंने कांग्रेस से जुड़ा। जैसा चलिए, आपका जो देखता हूँ कि जो आपका जो रूटीन है बहुत ही व्यस्त रहता है, राजनीति भी करते हैं, परिवार भी है और व्यवसाय भी है, तो तीनों में संतुलन कैसे साधते हैं आप? जैसा बड़ा मुश्किल होता है कि राजनीति करने वाला व्यक्ति परिवार को और व्यवसाय को कैसे समय देगा। तो मैं बड़ा भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मैं एक संयुक्त परिवार में हूं। मेरे माता पिता, भाई, मेरी पत्नी, हम सब जो हमारा परिवार है, संयुक्त परिवार है, उसका बहुत बड़ा लाभ है कि मेरे बच्चों को की कोई भी जिम्मेदारी है वो सब मेरे माता पिता, मेरी धर्मपत्नी जी संभाल लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपने कहा व्यवसाय, तो मैं इसमें भी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि जो मेरा छोटा भाई है, वो जो इतना बड़ा हमारा कॉलेज है उसका संचालन करने में आशीष का बहुत बड़ा योगदान है। इन संयुक्त परिवार और छोटे भाई के कारण मैं अपना जो समय है वो राजनीति में दे पाता हूँ। चलिए आशीष जी, अब आपसे बात कर लें क्योंकि बहुत दिन से आप चुप हैं। आपके हिसाब से एक नेता और एक भाई कैसा होना चाहिए? बिल्कुल भाई साहब, नेता और भाई दोनों, आपके भाई दोनों ही हैं? बिल्कुल, दोनों श्रेष्ठ होने चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि मेरा भाई श्रेष्ठ है और वो श्रेष्ठ नेता भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों श्रेष्ठ होने चाहिए, जो मेरे भाई में ये दोनों गुण है। और आशीष जी, आप भटनेर किंग्स क्लब जो बहुत बड़ी संस्था मानी जाती है हनुमानगढ़ जिले की, और उसका संचालन करते हैं आप, संरक्षक का दायित्व निभाते हैं। कॉलेज का भी, जैसा अभी तरुण जी बता रहे थे कि सारा मैनेजमेंट का काम आप सारा देखते हैं, आपके हाथ में है, तो आप भी टाइम मैनेज कैसे करते हैं, समाज सेवा और कॉलेज का संचालन? बिल्कुल भाई साहब, आज से 5-6 साल पहले हम कुछ फ्रेंड्स ने आपस में एक डिसीजन लिया है हेल्थ के लिए, क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया वीक में एक दिन, संडे के दिन। तो धीरे धीरे उसमें कुछ साथी और ऐड होते गए और कुछ ऐसे साथी भी ऐड हुए जो चाह रहे थे कि हम हमारे इस क्लब को सामाजिक क्षेत्र में भी लेके चले। तो धीरे धीरे क्लब के अंदर कुछ साथी ऐसे जुड़ते गए और आज मैं आपको बता दूं कि भटनेर किंग्स क्लब और भटनेर यूथ किंग्स क्लब, इन दोनों को मिला के 1000 से भी अधिक मेंबर्स हमारे क्लब में हैं। और रही बात समाज सेवा की और कॉलेज टाइमिंग की, तो जैसा मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज टाइम में हमारी कोशिश रहती है कि मैं मेरा पूरा टाइम कॉलेज को देता हूँ। कॉलेज टाइम के बाद मैं भटनेर किंग्स क्लब के लिए या सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार रहता हूँ। मेरी पूरी टीम है, मिलकर के हम बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। जैसा आपको ध्यान ही है कि अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप, बीपीएल भटनेर प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का हम लोग एक आयोजन करवाते हैं बहुत बड़े लेवल पे, जो हम सब मेंबर्स के लिए एक त्योहार की तरह होता है। तो टाइम मैनेज इस तरीके से कर लिया जाता है कि सभी मेंबर्स की अलग अलग ड्यूटी लग जाती है।
तो मेरी कोशिश रहती है कि कॉलेज टाइम, वर्किंग टाइम में मैं कॉलेज को टाइम देता हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम में मैं सामाजिक क्षेत्र में और क्लब को पूरा टाइम देता हूँ। तरुण जी, आप राजनीति करते हैं और आशीष जी व्यवसाय संभालते हैं, बिजनेस। कभी राजनीतिक फैसलों को लेकर आप दोनों के विचारों में कोई अंतर आया हो? जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजनीतिक है वो मेरा व्यक्तिगत क्षेत्र है। राजनीतिक में आशीष जी का कोई लेना देना नहीं। कोई भी फैसला लेना है कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्या करना है, वो मैं खुद लेता हूँ। आशीष जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैनेजमेंट के गुरु हैं। मैंने जब भी इलेक्शन लड़ा तो आशीष जी के पास केवल चुनाव का संचालन करने का काम रहता है, प्रबंधन ये देखते हैं और सारे डिसीजन मैं स्वयं लेता हूँ। आप आशीष जी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल भाई साहब, तरुण भैया पॉलिटिक्स के अंदर जो भी डिसीजन लेते हैं वो उनके खुद का डिसीजन होता है। हाँ, ये जरूर है कि मेरा पॉलिटिक्स में मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन यदि ये कोई इलेक्शन फाइट करते हैं तो मेरी ड्यूटीज जो रहती है वो इनकी सपोर्ट के लिए, जो भी व्यवस्था संभालने की होती है वो मैं संभालता हूँ। तो मुझे कॉलेज की स्थापना का विचार कैसे आया? क्योंकि हमने देखा कि जैसे पहले आप स्कूल चलाते थे, पापा जी मम्मी जी, और बाद में आप लोग दोनों भाइयों ने मिलकर इस कॉलेज का संचालन शुरू किया और आज इस मुकाम तक पहुंचाया। भाई साहब, जैसा कि आप भी जानते हैं कि मेरे मदर फादर हनुमानगढ़ में 55 साल से स्कूल का संचालन कर रहे हैं और 55 साल पहले उन्होंने हनुमानगढ़ में प्राइवेट स्कूल की स्थापना की थी, जब हनुमानगढ़ में कोई एक दो मुश्किल से प्राइवेट स्कूल होते थे। जब हम लोग इस लाइन में आए तो हमने महसूस किया कि +2 के बाद यहाँ के स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए उनके पास ऑप्शन कम थे। दूरी अधिक होने के कारण बहुत से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई बीच में भी छोड़ दिया करते थे या रेगुलर की बजाय प्राइवेट फॉर्म भरते थे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज होता था, अब गवर्नमेंट हो गया, वहाँ सीट्स भी लिमिटेड थी, तो उस कारण बहुत सा बच्चा प्राइवेट फॉर्म भरता था। तो हमने ये महसूस किया कि यदि अब हम स्कूली एजुकेशन को हायर एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं तो इस एरिया के लिए अच्छा होगा। और हम लोगों ने हायर एजुकेशन में 2007 में हम लोग आए और आप देख रहे हैं आज बीकानेर संभाग में सबसे बड़ा प्राइवेट कॉलेज आज हमारा है, बहुत बढ़िया, जहाँ लगभग 2500 के आसपास स्टूडेंट्स अध्ययन कर रहे हैं। तरुण जी, आप प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और कॉलेज संचालन में जो जो दिक्कतें आ रही हैं उसके काफ़ी वाकिफ भी हैं आप। शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं सिर्फ हायर एजुकेशन की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं आप? जैसा मेरे पास प्राइवेट कॉलेज ऐसे पूरे राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजों की समस्याओं को समाधान की भी जिम्मेदारी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक तो सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में फर्क रखती है। आज सरकारी कॉलेज खोलने के नियम अलग हैं, प्राइवेट कॉलेज खोलने के लिए सख्त नियम है। आप देख रहे हैं कि सरकार ने हर तहसील में गवर्नमेंट कॉलेज खोल दी है, वहां कोई टीचर नहीं है। और आज कोई व्यक्ति प्राइवेट कॉलेज खोलना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि एक तो लैंड जो है वो बहुत बड़ी लैंड चाहिए, उसके लिए उसके अलावा फैकल्टी के लिए भी बहुत नॉर्म्स है। तो मैं सरकार से यही मांग करना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ सरलीकरण होना चाहिए। मापदंड जो है सरकार के दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए कि सरकारी कॉलेज के लिए अलग मापदंड और प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग। मैं तो कहूँगा सरकार जब कोई आर्थिक सहयोग नहीं कर रही है तो सरकार का, आज आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ में पहले एक ही कॉलेज था तो कितनी समस्या, बहुत से बच्चे पढ़ ही नहीं पाते थे। आज जब कॉलेज, आज हमारे हनुमानगढ़ शहर जंक्शन में कितने कॉलेज हैं, तो इससे कहीं ना कहीं यूथ को लाभ मिलता है। तो मैं तो ये कहूँगा सरकार को जो प्राइवेट कॉलेजों पे जो नियमों की बाढ़ लगाई रखी है, नियम मानता हूँ होने चाहिए लेकिन एक लिमिट में नियम होने चाहिए, इतने ज्यादा नियम नहीं होने चाहिए। जैसा आशीष जी, एक व्यक्तिगत सवाल, ये तो चलो प्रोफेशनल क्वेश्चन था भाई, जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि जो स्कूल वाले हैं, कॉलेज चलाने वाले हैं, चाहे वो सरकारी की बात करें तो सरकारी स्कूल का जो शिक्षक होता है उसमें बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। उसी तरह से सवाल आता है कि जो प्राइवेट कॉलेज के संचालक हैं वो अपने बच्चों को बाहर जयपुर, कोटा, दिल्ली और बाकी जगह भेज देते हैं।
तो क्या आप लोग अपने बच्चों को भी अपने ही कॉलेज में पढ़ाना चाहेंगे? बिल्कुल भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने भी स्टडी अपने ही स्कूल से ही की है और बिल्कुल मैं मेरे बच्चों को भी मेरे ही कॉलेज से पढ़ाऊंगा। और क्यों नहीं पढ़ाऊंगा कि आज हमारे महाविद्यालय में टॉप फैकल्टीज लगभग सभी कोर्सेज चल रहे हैं, जहां राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा, पंजाब हरियाणा के इतने दूर दराज से बच्चा हमारे पास पढ़ने आ रहा है। तो मैं भी मेरे बच्चों को निश्चित अपने ही कॉलेज में पढ़ाऊंगा। और मैं बताना चाहूँगा जहाँ साहब कि पुरानी बात है, जब हनुमानगढ़ में एजुकेशन का स्तर थोड़ा नीचा था, अब एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ आए हैं। तो अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम हमारे बच्चों को हनुमानगढ़ से बाहर भेजें। तो निश्चित मैं कहना चाहूँगा, मैं मेरे बच्चों को मेरे ही महाविद्यालय में। बहुत बढ़िया। तरुण जी, शिक्षा और संस्कार कॉलेज में इन दोनों को साथ लेकर चलना कितना मुश्किल होता है? क्योंकि यूथ का जो मिजाज है कुछ अलग टाइप का, पाश्चात्य शैली की तरफ उसका झुकाव है। दिन भर आप मोबाइल की बात करते हैं, बच्चों का जो नेट के साथ जो जुड़ाव है वो पूरा। ऐसे समय में शिक्षा और संस्कार का मिश्रण कैसे संभव है, कैसे कर पाते हैं आप लोग? मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा और संस्कार एक दूसरे के पूरक हैं। बिना संस्कार के शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है। शिक्षा है तो संस्कार से होने जरूरी है। आज देख रहे हैं मोबाइल के कारण बहुत सी समस्या आ रही है। बच्चे को मोबाइल के द्वारा फालतू की चीजें भी बच्चा मोबाइल से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसका यूथ में उसका गलत मैसेज भी जा रहा है। हमारी संस्था का हमारा ये प्रयास रहता है कि शिक्षा के साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट हो वो संस्कारित स्टूडेंट निकले। इसके लिए हम समय समय पे कॉलेज के अंदर सेमिनार भी कराते रहते हैं। बड़े बड़े जयपुर से भी, दिल्ली से भी अधिकारियों को बुलाने का हमारा उद्देश्य यही होता है। और हमारे स्टाफ भी, हम डेली कॉलेज में भी वो कार्यक्रम चला रहे हैं जो स्कूल में होते हैं। हम हमारे कॉलेज में डेली प्रेयर करवाते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो क्लास के अंदर भी बच्चों को संस्कारित, हम मानते हैं कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित होना चाहिए। हमारी संस्था, हमारा स्टाफ पूरा प्रयास कर रहा है कि हम पढ़ाई के साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट हो संस्कारित हो। और उसी का नतीजा है कि हमारा जो कॉलेज है वो को एजुकेशन के बावजूद भी, हमारे महाविद्यालय में आप देख रहे हैं जहाँ साहब लड़कों से भी ज्यादा लड़कियों की संख्या है। आज हमारा कॉलेज जो है प्राइवेट सेक्टर में राजस्थान के टॉप 15 कॉलेजों में हमारा कॉलेज शामिल है। उसका सबसे बड़ा मैं मानता हूँ प्लस पॉइंट यही है कि हम बच्चों को डिसिप्लिन में भी रखते हैं। उसी का ही नतीजा है जहाँ साहब। आशीष जी, कॉलेज में छात्रों की समस्याओं को लेकर बहुत सारी उलझनें हो सकती हैं, समस्याएं आती हैं, तो सुलझाने के लिए आप दोनों भाइयों का दृष्टिकोण क्या होता है? देखिए भाई साहब, कॉलेज में समस्या आती है और उसका निस्तारण भी हम लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि बच्चे को कॉलेज में अनुशासन में रखा जाए। उसके लिए हमने हमारे महाविद्यालय में कॉलेज में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लगाई हुई है। बच्चों के लिए अलग अलग गार्डन्स बनाए हुए हैं, अलग अलग कैंटीन्स की व्यवस्था की हुई है और जगह जगह हमने कैमरे लगाए हुए हैं। स्टाफ को बाकायदा राउंड पे रखा जाता है कि किसी भी तरह की समस्या से पहले ही उस समस्या को दूर कर दिया जाए। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो बिल्कुल एक अनुशासन कमेटी का हमने एक गठन किया रखा है कॉलेज में। वो अनुशासन कमेटी बैठती है, डिसीजन लेती है और समस्या का समाधान अच्छे से हो जाता है। आपके हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सा सुधार सबसे ज्यादा जरूरी है आशीष जी? वैसे देखिए, शिक्षा के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को नशे से दूर रहे, खेलकूद में अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाए। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे मोबाइल्स पे अपना ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छी पढ़ाई पे ध्यान दे। कॉलेज के अंदर हम देख रहे हैं कि बच्चा रेगुलर आना कम पसंद करता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स कॉलेज में रेगुलर क्लास अटेंड करें। क्लास में हम देखते हैं कि कॉलेज में आने के बाद अटेंडेंस बहुत कम हो जाती है स्टूडेंट्स की। तो गार्जियंस का भी ये रहता है कि ठीक है, बच्चा कह देता है कि जी कॉलेज नहीं, मैं कोचिंग सेंटर पे जा रहा हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा यदि बच्चा अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 साल की क्लास में आके रेगुलर करे तो शायद कोचिंग उसके लिए और ईजी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग में ना जाए, कोचिंग में जाए, लेकिन वो रेगुलर
कॉलेज की टाइमिंग 5 आवर्स की होती है, 5 घंटे की। वहाँ 5 घंटे वो रेगुलर अटेंड करे क्लास, उसके बाद वो कोचिंग में टाइम दे या जैसे भी है। तो एजुकेशन में जो सबसे बड़ी जो हायर एजुकेशन में हमें प्रॉब्लम्स आ रही है वो ये आ रही है कि स्टूडेंट्स डिग्री लेना पसंद कर रहा है बट वो रेगुलर क्लास लगाना पसंद नहीं। तो मैं गार्जियन से अपील करता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर क्लास अटेंड करें। बहुत जरूरी है। तरुण जी, कॉलेज संचालन में आप दोनों भाइयों के निर्णय हमेशा एक जैसे होते हैं? अगर नहीं तो फिर क्या करते हैं? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉलेज की जो जिम्मेदारी है, कॉलेज में क्या डिसीजन लेने हैं वो आशीष जी लेते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुझे खुशी भी है कि आशीष जी ने जब जब भी कोई डिसीजन लिए हैं, हमारा प्रयास रहता है कि हनुमानगढ़ में छात्र छात्राओं के लिए क्या ऐसे कोर्स लाए जाएं जिससे छात्र छात्राओं को फायदा हो। जब भी आशीष जी ने कहा कि हमें ये बीसीए चल रहा है कि एमसीए खोलना है या एमएससी, जैसे कि हनुमानगढ़ में साइंस के कॉलेज तो थे बीएससी के, लेकिन पूरे जिले के अंदर ही एमएससी नहीं थी। लड़के तो फिर भी बीकानेर गंगानगर से एमएससी कर लिया करते थे, हमारे जिले में एमएससी नहीं थी। तो हमने प्रयास किया, आशीष जी ने का ये डिसीजन था कि हमें एमएससी खोलनी चाहिए। और आपके चैनल से बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे हर सब्जेक्ट में हमारे पास एमएससी है। और आशीष जी कोई डिसीजन लेते हैं, अगर वो गलत भी होता है तो मैं चाहता हूं कि वो डिसीजन जरूर लें। जब कोई डिसीजन लेंगे तभी कोई जो उनका सपना है वो साकार हो सकता है। जैसा परिणाम आएगा वो उसके लिए हम तैयार रहते हैं। तो मैं आशीष जी के हर डिसीजन में उनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। जैसा क्या बात। चलिए आशीष जी, आपसे एक पूछ लेता हूँ कि आप दोनों बचपन से साथ रहते हैं, और जैसा मैंने पहले कहा था कि कम से कम 14 घंटे तो साथ ही रहते हैं, पहले भी और आज भी। अच्छी बात है ये। तो आपस में बहुत सारी गुप्त बातें शेयर करते होंगे, तो क्या वो अब भी जारी है? बिल्कुल भाई साहब, गुप्त बातें करते थे, करते हैं और होती है, होती रहेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो लगभग साथ रहते हैं, डिस्कशन हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है जब दोनों भाई हनुमानगढ़ में होते हुए भी एक एक हफ्ते तक नहीं मिलते आपस में। तो ऐसे में यदि हमारा कोई टूर होता है बाहर जाने का, तो हम ड्राइवर को रोक के हम दोनों भाई जाते हैं। ठीक है। और वो जो रास्ता होता है उस रास्ते में हर बात पे हमारी शेयरिंग हो जाती है, अपनी बात करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तरुण जी, किसी फैसले को लेकर कभी आप दोनों में बहस हुई हो? अगर हाँ तो फिर वो क्या मामला था? जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा कोई याद नहीं है कि कोई किसी भी टॉपिक को लेकर हमारी बहस हुई हो, क्योंकि हमारे में आपस में कभी कोई बहस नहीं होती। कोई भी बात को लेकर अगर डिसीजन लेना होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉलेज को लेकर आशीष जी को डिसीजन लेने होते हैं, मैं इनके हर डिसीजन में इनका समर्थन करता हूँ। कब मुझे याद नहीं है कि कभी हम में आपस में कोई बहस हो। बहुत बढ़िया। चलिए आशीष जी, ये बता दीजिए कि आप दोनों में ज्यादा जिद्दी कौन है? जिद्दी तो मैं कहूँगा भाई साहब, जिद्दी हम दोनों ही हैं। अच्छा। और जिद्दी दोनों ही है, लेकिन जिद्दी किस तरीके से है कि ये अपने काम में जिद्दी है, मैं मेरे काम में जिद्दी हूँ। ठीक है। यानी हमें जिद किस चीज़ की है कि यदि हमने कोई काम ले लिया या कोई टारगेट कर लिया तो उसको कंप्लीट करने का ही, हाँ, ये हमारी एक जिद रहती है। बहुत बढ़िया। तरुण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा मैं इस बात का, आशीष जी की बात का समर्थन करता हूँ कि हमें जिद यही है, हम काम को लेकर जिद करते हैं, किसी बात को लेकर जिद नहीं है। हमारे दोनों भाइयों में जिद है कोई काम को लेकर। ठीक है। हम उसका जिद कहें या उसको हम जुनून कह सकते हैं। ठीक है। कि हम उसको कंप्लीट करने की जिद रहती है कि काम कंप्लीट होना चाहिए। जिद करने से दुनिया बदलती है। बिल्कुल जैसा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए तरुण जी, आपसे पहले तो हालांकि दोनों से पूछूंगा ये कि आप दोनों में जल्दी भावुक कौन हो जाता है, इमोशनल कौन ज्यादा होता है? ज्यादा जैसा मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जल्दी भावुक हो जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे माता पिता, मेरी मदर जो है वो धार्मिक है, हमें ऐसे संस्कार है कि किसी की भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दुख आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी जैसा भावुक हो जाता हूँ। आशीष जी, आपको क्या लगता है? भाई साहब, मुझे लगता है कि मैं इमोशनल हूँ, बल्कि वैसे मैं कहूँगा कि हम दोनों ही इमोशनल हैं, क्योंकि हमारे मदर फादर से हमें जो मिला है संस्कार वो भी इमोशनल है। हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति का दुख अपना दुख लगता है। क्या बात। तो ये कहना चाहूँगा कि हम पारिवारिक ही इमोशनल है।
वाकई ये तो बिल्कुल आप दोनों ने सही कहा कि जब आप धार्मिक विचार के परिवारों से ताल्लुक रखते हैं तो ना वहाँ कहीं ना कहीं इमोशन की गुंजाइश ज़्यादा रहती है, और ये ऐसा होता है। खैर, आप दोनों की जोड़ी को परिवार में क्या नाम दिया गया है तरुण जी? जैसा अब दोनों भाइयों की जोड़ी को परिवार में तो कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन कई रिश्तेदार, कई दोस्त अधिकतर कह देते हैं कि आप दोनों भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी हैं। क्या बात। लेकिन मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि भगवान राम लक्ष्मण की तो हम बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो आपस में बना रहे। जो लोग हम पे विश्वास करते हैं उन विश्वास पे खरा उतरे। जैसा आशीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं भैया की बात से सहमत हूँ कि लोग बहुत से कई बार जैसे हम लोग प्रोग्राम्स में एक साथ जाते हैं या कोई प्रोग्राम्स कॉलेज में हो रहा है, उसकी फोटोज वगैरह जब न्यूज़पेपर्स वगैरह में या आती है तो हम लोग जैसे मैसेज करते हैं तो हमारे पास लोगों के मैसेज आते हैं, फ्रेंड्स के भी, कि हाँ बहुत अच्छा, आप दोनों भाइयों की राम लक्ष्मण की जोड़ी ऐसी बनी रहे। एक दो बार मैंने फेसबुक पे दोनों भाइयों की फ़ोटो एक साथ पोस्ट कर दी, उस पर भी बहुत से ऐसे कमेंट आए। तो लेकिन हाँ ये है कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि तरुण भैया जैसे भाई मुझे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तरुण जी, जैसा आपने पहले कहा था कि जब आप लोग, या आशीष जी आप दोनों ने कहा था कि बहुत दिन के बाद सोचते हैं, जब बहुत ज़्यादा बातें शेयर करने जैसे गुप्त बातें होती हैं कई सारी आपस में भाइयों की, बाकी अन्य लेकर भी, तो आप लोग टूर पे चले जाते हैं और ड्राइवर नहीं होता है, आप दोनों ही साथ होते हैं, बहुत सारे मन की बात करते हैं। तो कोई ऐसी यात्रा जो बहुत ज़्यादा यादगार हो? बिल्कुल भाई साहब, पुरानी बात है जो हमेशा याद आती है कि आज से लगभग 15 से 20 वर्ष पूर्व की बात है। मैंने एक टूर बनाया, स्कूल संभालता था जब मैं, कि बच्चों को शिमला घुमा के लेके आते हैं। तो मेरी भी एज उस टाइम लगभग 20 के आसपास थी। मैं तरुण भैया से पहले स्कूल लाइन में आ गया था। तो हम लोगों ने एक टूर बनाया कि शिमला घुमा के लाएंगे बच्चों। तो मैंने तरुण भैया को बोला कि आप भी हमारे साथ चलो। तो ये भी तैयार हो गए। वो टूर हम लोग पहुंचे शिमला। रियलिटी ये है कि हम में से वहाँ कोई भी पहले नहीं गया हुआ था। अच्छा। बच्चों को ले गए, हम भी चले गए, सब कुछ अनजान था हमारे लिए। वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच का टाइम था। चले तो गए जहाँ सब, प्रॉब्लम्स भी बहुत आई। होटल्स वगैरह, रूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं हुए। मुझे याद है वो रात, पहली रात जब हम लोग शिमला में रुके तो बड़ी मुश्किल से हमें एक हॉल मिलता है। उस हॉल में हम बच्चों को तो सुला देते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ रात भर बैठ के हमने वो रात गुजारी। सुबह मुझे किसी ने बताया कि पास में आपको रूम मिल जाएगा। हम लोग गए, बड़ा खुशी हुई क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद मॉर्निंग में हमें हनुमानगढ़ वापस जाना पड़ेगा। वहाँ हमें वो रूम मिल गए, ईजी वे में सारी व्यवस्था बन गई। फिर आसपास के एरिया में हम लोग घूमे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, 31 दिसंबर की बात है, घूमते घूमते हमें लगा कि एक प्रोग्राम हो रहा था गवर्नमेंट की ओर से 31 दिसंबर का। उस प्रोग्राम में मैं इन सभी को साथ ले गया कि मैं आओ अपने देखते हैं वहाँ क्या प्रोग्राम हो रहा है। तो वो ओपन प्रोग्राम था कि कोई भी जो भी बाहर से आए वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा। तो हमारे साथ जो स्टूडेंट्स गए थे, हमने उनको पार्टिसिपेट करवाया उसमें। और मुझे याद है कि एक स्टूडेंट्स उसमें हमारा टॉप रहा, फर्स्ट रहा। तो उसको वहाँ के उस टाइम जो सीएम थे वीरभद्र सिंह जी, जो अब गुजर गए, उन्होंने उसको सम्मानित किया। और उसके साथ हमें भी स्कूल का एज ए डायरेक्टर होने के नाते हमें भी वो सम्मान मिलने का मौका मिला। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो प्राइज जीतने के बाद हमें वहाँ एक गवर्नमेंट्स की तरफ से बहुत ही अच्छा हमारे लिए व्यवस्था की गई और एक अच्छा मान सम्मान मिला हमें। तो वो घटना मेरे जीवन में हमेशा ही याद रहेगी कि हम घूमने के हिसाब से गए थे और वहाँ बच्चा जीता हमारा, और फिर अच्छा लगा काफ़ी। बहुत बढ़िया। चलिए एक सवाल और, कि अगर भाई की जगह आप होते, यानी तरुण विजय की जगह आप होते, तो क्या अलग करते? बिल्कुल कोई अलग नहीं करता वैसे। जो तरुण भैया कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं भी वैसा ही करता जो ये कर रहे हैं। चलिए तरुण जी, यही सवाल आपके लिए कि अगर आप छोटे होते, आशीष विजय की तरह होते, तो आप क्या करते? मैं भी जैसा
आशीष जी वाला ही जवाब दूंगा। अगर मैं छोटा होता, मैं आशीष होता, तो मैं भी आशीष जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है, तो मैं भी वही करता जो आशीष करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए आप जोड़ी नंबर 1 हैं, क्योंकि एक दूसरे पर बहुत ज्यादा फैट करते हैं, बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और भरोसा ही सब कुछ है। एक मजाक की बात है, क्योंकि जब भाइयों में दोस्ती है, दोस्त जैसा व्यवहार होता है, तो बचपन में कोई ऐसा मजाक जो आज भी आपको याद हो एक दूसरे को लेकर, आशीष जी? यादें तो बहुत है, स्पेशली ऐसी कौन सी याद मैं आपको बताऊं? अच्छा, कोई भी हो ऐसा जो जिसमें आपने कोई मजाक किया हो, या हो सकता है इस पे चिढ़ गए हो तरुण जी? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। तरुण जी, आपको कोई याद हो? मुझे भी जैसा वैसा कोई यादें बहुत है भाई साहब, बचपन से साथ रहे हैं, हर चीज में याद है, लेकिन स्पेशली याद कोई। चलिए, आपसी विश्वास की कोई ऐसी मिसाल जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके, तरुण जी? जैसा आप दोनों के भाइयों के आपसे विश्वास, मैं आपके चैनल के माध्यम से यूथ को स्पेशल कहना चाहूंगा कि आज जो देख रहे हैं कि आज हम थाने में, कचहरी में देखते हैं भाई संपत्ति को लेके भाइयों में झगड़ा हो रहा है, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। क्या बात? भाई पे विश्वास करना चाहिए। हम अगर विश्वास करेंगे तो मेरा मानना है जो समाज में जो घटनाएं घट रही है, ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, समस्या आएगी नहीं। तो मेरा तो मानना है कि सबसे बड़ी जो बात है वो है विश्वास। और एक भाई का कर्तव्य बनता है, बड़ा है या छोटा है, वो उसके विश्वास पे खरा उतरे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आशीष जी, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ तरुण भैया की बात से। वैसा मैं कहना चाहूँगा कि भाई भाइयों में आपस में प्रेम बना रहना बहुत जरूरी है। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि मुझे तरुण भैया जैसा भाई मिला, और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे हर जन्म में तरुण भैया जैसा भाई मिले। क्या बात, तरुण भैया ही मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तरुण जी, जब कोई मुश्किल आती है तो पहल कौन करता है समाधान के लिए? देखिए भाई साहब, मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई मुश्किल आती है तो मैं छोटा हूँ, मैं हमेशा पहल करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जब भी मेरे पास कोई भी मुसीबत आई या कोई भी डिसीजन लेने में मैं असमर्थ रहा, तो मैंने हमेशा तरुण भैया को फ़ोन किया, बात करी, तो मुझे सोल्यूशन भी मिला। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे मार्गदर्शक भी, मेरे गुरु भी तरुण भैया है। बहुत बढ़िया। तरुण जी, आप क्या कहेंगे? जैसा कि अभी आशीष जी कह रहे थे, जब कोई पहली बात कोई मुसीबत आएगी तो मेरा मानना है सबसे पहले भाई ही आएगा। तो इसका हम कभी इंतजार नहीं करते भी कि आशीष की कोई प्रॉब्लम है कि कौन पहल करे। हमारा फर्ज है कि मेरे कोई प्रॉब्लम आएगी तो आशीष जी पहल करेंगे, और आशीष जी कहेगी तो मैं करूंगा। बिल्कुल। तो हमारा ये बड़ा बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए तरुण जी, अब आने वाला जो समय है बहुत ही ज्वलंत होता है, तो आने वाला जो 10 साल की अगर हम बात करें तो जीवन को आप कैसे देखते हैं भविष्य को लेकर? जैसा अभी मैं 43 साल का हूँ, 10 साल बाद मैं जब 50 पार कर जाऊंगा तो मेरा मानना है काफी चेंजिंग आएगी। अभी तक मुझे अपने बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरा रहेगा कि वो अच्छी फील्ड में भी जाएं, और उनका विवाह है, इस तरीके की जो जिम्मेदारियां हैं वो मेरे पे आने वाली है। उसके लिए मैं अपने आप को मतलब पिता के तौर पर तो जिम्मेदारी, उसके लिए मैं बिल्कुल महसूस करने वाला हूँ। आशीष जी, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? बिल्कुल भाई साहब, देखिए 40 इयर्स एज हो गई है, और अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे किसी भी सामान के भाव का ही नहीं पता, कोई सब्जी के भाव का ही नहीं पता, कोई दाल चावल का या कोई भी बाजार से सामान लेके आने का मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रह रहा हूँ। मदर फादर ने कभी ऐसी हमें कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि कुछ लेके आना हो। लेकिन आने वाले 10 सालों में अब मदर फादर की एज हो रही है, तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे अपना टाइमिंग को ऐसा मैनेज किया जाए जिससे मैं बच्चों की तरफ भी ध्यान दे सकूं, अपने मदर फादर पे भी, अपनी फैमिली पे भी। तो ज़रूर अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो आगे जो 10 साल आ रहे हैं, तो मैं अपने
टाइमिंग में और अपनी मैनेज जो भी मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मॉर्निंग में, हाँ अब मैं समय निकालना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तरुण जी, आशीष जी के लिए यानी एक भाई के लिए एक प्रेरणास्पद संदेश जो दिल से निकलता है वो क्या है? जैसा मैं तो भगवान से यही कहना चाहूंगा कि मेरे हर जन्म में मुझे छोटे भाई की तरह आशीष मेरा भाई बने। क्या बात, बहुत बढ़िया। आशीष जी आप क्या कहेंगे? मैं तो ऑलरेडी कह चुका हूँ कि बिल्कुल आप तरुण विजय अगले बार भी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए, अगर आपकी जोड़ी, देखिए कई बार आप लोगों की बात सुन के मैं भी बड़ा इमोशनल हो जाता हूं और मैं भी चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं उस शो को देख रहे हैं वो भी काफी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। हालांकि बहुत सारे दर्शक हैं हमारे जो भी वो जानते हैं कि परिवार का मतलब क्या होता है, भाई का मतलब क्या होता है, लेकिन जब हम इस तरह की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ यार ये बात तो है, मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं उसको जीने की कोशिश करता हूँ। तो इस शो का एक मात्र यही उद्देश्य है कि जो रिश्तों की समझ है, रिश्तों की मजबूती है, रिश्तों का जो अर्थ है, उसको हम जीने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और अपने जीवन को, ये जो जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे तरुण जी बता रहे थे कि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर थाना कचहरी और कोर्ट में हम जा रहे हैं, उससे हम बचने की कोशिश करें। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से बात करते हुए। एक सवाल कि आपकी जोड़ी आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेगी? चलिए तरुण जी। जैसा मैं युवा पीढ़ी को केवल यही कहना चाहूंगा कि भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं है और एक बड़ा भाई छोटे भाई पे विश्वास करे, छोटा भाई बड़े भाई पे विश्वास करे। बिल्कुल, जो खेल है सारा विश्वास का है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ में अगर जब हम 2 भाई 3 भाई 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 का जो प्रेम होगा तो मेरा मानना है कोई समस्या जीवन में नहीं आएगी। आएगी तो बड़ा है या छोटा है, एक परिवार है, एक ऐसा है कि कोई भी अगर जीवन में समस्या आती है, अगर हम सब मिलकर रहते हैं तो उसका समाधान होता है। मैं सभी जो भी दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको यही कहना चाहूंगा, अगर वो बड़ा भाई है तो वो बड़े भाई का कर्तव्य निभाए, छोटा भाई है तो वो छोटे भाई का। आपस में सभी का ही आपस में प्रेम बने, विश्वास बने, यही कहना चाहूंगा दर्शक। आशीष जी, जीवन में भाई का सबसे गहरा अर्थ आपके लिए क्या है? देखिए मैं सब जीवन में सबसे बड़ा अर्थ भाई के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ तो उसमें मैं कहूँगा कि मेरा सबसे बड़ा अगर कोई है सपोर्ट तो मुझे मेरे बड़े भाई की सपोर्ट है। तो भाई लाइफ में मैं कहना चाहूँगा कि भाइयों में आपस में एकता रहे, मिलकर रहे। जैसे भैया ने भी बताया कि छोटी मोटी बातें आपस में बैठ के सुलझाए, संयुक्त परिवार में रहे, मिलकर रहे, और आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तरुण जी, यही सवाल आपके लिए भी है कि जीवन में भाई का सबसे गहरा अर्थ आपके लिए क्या है? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बताऊंगा कि लाइफ में जो है भाई का जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। मैं तो कहूंगा भाई के बिना अगर कोई भी, जिसके भाई नहीं है, कोई भी फील्ड में, वो बिजनेस की फील्ड हो, कोई प्रॉब्लम आए, बहुत अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। मेरा भाई का होना, मेरा मानना है कि जीवन में, परिवार में भाई का होना बहुत जरूरी है। हर छोटा है बड़ा है, मैंने आपको पहले भी कहा, एक दूसरे पे विश्वास करे। जीवन में कई बार किसी से गलती भी हो जाती है, बिल्कुल। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है, छोटे भाई ने बड़े भाई को कुछ कह दिया, बड़े भाई ने कोई छोटे भाई को कह दिया, तो उस बात को गांठ ना बांध कर आपस में बैठ कर जैसा उसका समाधान करे। आपस में बैठ के बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा, कई बार छोटा भाई कुछ बड़े भाई को कुछ कह दे, बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ कह दे, तो उस बात को गांठ ना बांध कर 1 या 2 दिन में आपस में बैठकर उसका सामंजस्य निकाले और आपस में जो मिलकर रहे, मिलकर कोई भी काम है, आज हमारा कॉलेज है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी फील्ड है, कोई भी बिजनेस है, जो भाई मिलकर कर सकते हैं वो अकेला नहीं कर सकता। तो मैं तो यही कहूंगा, सभी भाई जो भी हैं वो मिलकर मिलजुल कर रहे, एक दूसरे पे विश्वास बना के रखें, यही कहना चाहूंगा। जैसा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशीष जी, कौन सा एक फैसला ऐसा है जो अगर न लिया होता तो आज इस मुकाम पर नहीं होते? देखिए वैसे मैंने आपको पहले बताया कि फादर साहब ने 1971 में स्कूल स्टार्ट किया और
2001 में मैंने स्कूल लाइन ज्वाइन की और लगभग 4 से 5 साल मैंने स्कूल चलाया। 2005 में तरुण भैया ने भी आना स्टार्ट किया। हम दोनों भाइयों ने जो स्कूलिंग लाइन से हम लोगों ने हायर एजुकेशन में जो स्टेप बढ़ाया वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट। आज हमने कॉलेज लाइन में गए। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीएड कॉलेज का हम संचालन कर रहे हैं, बीएसटीसी कॉलेज का संचालन कर रहे हैं, पीजी कॉलेज हमारा चल रहा है, इंटीग्रेटेड कॉलेज ही चल रहे हैं। तो शायद मैं आपको कहूँगा कि अगर हम हायर एजुकेशन में नहीं जाते तो आज एक जो पहचान आज बेबी एपी कॉलेज के नाम से हमने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा दूर दूर तक एरिया में बनाई है कि आज हमें ये गौरव प्राप्त हुआ है कि बेबी एपी कॉलेज राजस्थान के टॉप 15 कॉलेजों में बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा प्राइवेट कॉलेज है। तो ये मेरी लाइफ का वो एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जहाँ हम लोगों ने स्कूलिंग लाइन से हायर एजुकेशन में कन्वर्ट। बहुत बढ़िया। और आखिर में तरुण विजय जी, आपसे एक सवाल और लास्ट में इस कार्यक्रम को हम समापन की तरफ ले जा रहे हैं। इस शो के माध्यम से आप जो हमारे दर्शक हैं, जो भाई हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपके हिसाब से? जय साहब, सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो ये एक हनुमानगढ़ में एक नया परंपरा चलाई है। मैंने आपका पहला एपिसोड भी देखा और सेकंड एपिसोड में खुद को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी भाई मिलकर रहें, प्रेम से रहें। मैंने पहले भी कहा, भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। एक दूसरे पे विश्वास रखें। कई बार कुछ गलतफहमियां भी हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको बैठ के उसका समाधान करें, बात को बढ़ाएं। भगवान ने ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, इसमें कुछ करना है तो हम मिलजुल कर ही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं यूथ को भी ये कहना चाहूँगा और मेरे को जो भी चैनल देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा, बड़ा भाई जो है वो बड़े भाई का कर्तव्य निभाए, छोटा भाई है छोटे भाई का कर्तव्य निभाए। आशीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल भाई साहब, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि मिलजुल कर रहे। बड़ा भाई अपनी ड्यूटीज जो बनती है वो पूरी करे, छोटा भाई अपना। आपस में मिलकर रहेंगे, माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद। तो ये है तरुण विजय और आशीष विजय, एक ऐसी जोड़ी जो सबसे खास है। आज जोड़ी नंबर 1 में आज हमने एक तरुण विजय और आशीष विजय से बहुत ही अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की है और हमारा मकसद यही है, इसी बहाने हम लोग बैठें और परिवार की मजबूती कैसे संभव है इस पर हम लोग आज मंथन भी करें। अगले एपिसोड में किसी और जोड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।